हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 10 की विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले यूपी बोर्ड में काफी आपकी बेहद मदद करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, आपको बेहतर से बेहतर जानकारी देंगे और आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहिएगा ताकि आप वो प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल में समझ में आए। और अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आइए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया गया है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ठीक है, तो पहला दिया गया है जड़ में, दूसरा दिया गया है तना में, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पत्ती में, चौथा ऑप्शन दिया गया है फूल में। ठीक है, तो कोई भी पौधा अगर हमारे पास होता है, ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन सब अगर जब तक वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेगा तो क्या उसमें वाष्पोत्सर्जन होगा, नहीं होगा। तो वाष्पोत्सर्जन यानी कि अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है तो उसमें कुछ कारक भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं, सबसे पहला हमारा भाग लेता है आपका जल। मेन पॉइंट आपका क्या लेता है, जल। तो जल पेड़ को कहां से मिलता है भाई, आदमी पेड़ को लगा देता है, ठीक है, फिर महीनों तो उसमें पानी नहीं डालता है, तो कहां से वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो आपको पता होगा कि पेड़ों के अंदर पतली पतली जड़ें होती हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास पेड़ होता है, ठीक है, ये पेड़ है, तो पेड़ के अंदर एक ऐसे मूसला जड़ होती है और इसके साइड से कुछ ऐसे ऐसे हेयर रूट लगे रहते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, हेयर रूट। तो जड़ जो है, मेन जड़ आपकी ये है, पतली पतली रेसे हैं, ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन जड़, ठीक है, हेयर रूट। और जो ये वाला है, ठीक है, मूसला जड़, ये सिर्फ पेड़ को सीधा रखती है, ये सिर्फ पेड़ को सीधा रखने का कार्य करती है, बाकी इसका कोई खास कार्य नहीं है। ठीक है, मेन कार्य किसका है, आपका जल को जो एब्जॉर्ब करेगा, जो हमारे जमीन के अंदर पानी है, नमी है, उसको एब्जॉर्ब करेगा हेयर रूट। ठीक है, तो पानी जड़ यहां से ले लेगा, जड़ों से। ठीक है, फिर सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ेगी जो वायुमंडल में काफी उपस्थित रहती है, और हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। और क्या आवश्यकता पड़ेगी, हरी पत्तियों की। हरी पत्तियों के ऊपर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, वहां से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेगा। ठीक है, तो उसमें कुछ भाग जल का बाहर निकलता है। ठीक, वाष्पोत्सर्जन यानी कि वाष्प के रूप में जल बाहर निकलेगा। तो कहां से निकलेगा, पत्तियों से, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग कौन ले रहा है, पत्ती। तो जो वाष्पोत्सर्जन यानी वाष्प है वो कहां से निकलेगा, पत्ती से निकलेगा, ना कि वो तने से निकलेगा, ना कि वो जड़ से निकलेगा, और ना कि फूल से निकलेगा। क्लियर है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में, प्लांट्स में जो जाइलम है वो उत्तरदायी है किसके लिए। पहला दिया गया है जल का वहन के लिए, दूसरा दिया गया भोजन का वहन के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया गया अम्ल के लिए, चौथा ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन का वहन के लिए। तो देखिए पादप में जो प्लांट्स होते हैं, ठीक, जो जाइलम है वो उत्तरदायी किसके लिए है, जल के लिए। जल का वहन करता है, क्या करता है, जल का वहन करेगा। ठीक है, तो आगे देखिए, कह रहा है टेनिन मुख्यतः कहां जमा होता है। टेनिन मुख्यतः कहां जमा होता है, तो पहला दिया गया है वृक्ष के छाल में, पुराने जाइलम में, पुराने फ्लोएम में, और चौथा ऑप्शन दिया गया है जड़ों में। ठीक है, तो कहां से निकलता है, वृक्ष की छाल से। कहां से निकलेगा, वृक्ष की छाल से निकलता है। ठीक, तो अगला ऑप्शन दिया गया है यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया हमारी कहां पे बनती है, देखिए, यानी कि किडनी में। कहां पे बनेगी, किडनी में। यूरिया कहां बनेगी, किडनी में बनेगी। ठीक है, और यकृत में, अमाशय में, अग्नाशय में। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नहीं बनेगा। अमाशय जो है, अमाशय में क्या है, HCl अम्ल है। ठीक है, अग्नाशय पे आपका क्या है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इसको याद करने का शार्ट ट्रिक होता है लाट, LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन अग्नाशय में पाया जाता है। ठीक, अमाशय में हमारे पास क्या पाया जाता है, अमाशय में हमारे पास पाया जाता है आपका
HCl अम्ल, जठर ग्रंथियां, ठीक है, जिसमें आपका निकलता है रेनिन और पेप्सिन, ठीक है, और म्यूकोसा होता है, ठीक है, जो कि अमाशय के आसपास जो बाहरी भित्ति है उसको संरक्षित करते हैं, यानी कि उसको अम्ल से जलने से बचाती है, ठीक है। और यकृत यानी कि लीवर, लीवर तो सभी को पता होगा, जब आपको ये जॉइंटिस नामक बीमारी होती है, यानी पीलिया नामक बीमारी हो जाती है, तो पीलिया नामक बीमारी में आपका यकृत काफी डैमेज हो जाता है, यानी कि बुखार है तो बुखार में आपको यकृत आपका डैमेज होने लगता है, डाइजेशन सही नहीं रहता है, खाना अच्छे से नहीं पचता है, तो उसमें लीवर का सबसे बड़ा खेल रहता है, ठीक है। तो हमारे पास यूरिया कहाँ पे बनेगी? किडनी में, ठीक, क्लियर है। फिर आगे हमारे पास दिया गया है सिंगल बॉन्ड COOH, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे इसे? पहला दिया गया है कीटोन, दूसरा ऑप्शन दिया गया एल्डिहाइड, चौथा ऑप्शन दिया गया अम्ल, और सॉरी तीसरा ऑप्शन अम्ल है और चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? ईथर है, ठीक। ईथर तो आपका होगा ही नहीं। अगर आपने हाई स्कूल की कार्बन एवं उसके यौगिक अध्याय अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, ठीक है। ईथर तो आपका हो ही नहीं सकता है, ईथर आपका हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बचे आपके पास 1 2 3, ठीक, 3 ऑप्शन बचेंगे, ठीक है। तो 3 ऑप्शन में आपका कौन सही होगा? तो कीटोन, कीटोन अगर आप देखें तो कीटोन को हम अगर लिखते हैं तो सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O, ऐसे हमारे पास क्या बना रहता है? कीटोन बना रहता है। तो क्या ऐसे ये बन सकता है स्ट्रक्चर? इसका नहीं बनेगा, ठीक। एल्डिहाइड का देखते हैं, एल्डिहाइड हमारे पास कैसे बना रहता है? C सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ऐसे जुड़ा रहता है, ठीक। ये हमारे पास एल्डिहाइड हो गया, ठीक। अगर ये एल्डिहाइड हो गया, ठीक। और अब हमारे पास देखिए एल्डिहाइड भी ये नहीं है, एल्डिहाइड भी नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे पास क्या हो गए? गलत हो गए, ठीक। बचा हमारे पास अम्ल, ठीक, तो अम्ल ऑप्शन हमारे पास सही होगा। अगर आपने IUPAC पढ़ी होगी तो इसको हम IUPAC में क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको लिखा कैसे जाता है? स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, और इसकी एक वैलेंसी खाली रहती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने IUPAC नहीं पढ़ी है कक्षा 10 की तो आप के मतलब कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स हम एक लिंक दे देंगे, ठीक है, जिसमें हमने आपको IUPAC काफी डिटेल में पढ़ाई। तीनों वीडियो के लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से उसको देख लीजिएगा, काफी डिटेल में बताया गया है, आप उसे जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच में कितने आबंध होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा कार्बन एवं उसके यौगिक से चैप्टर से लिया गया है प्रश्न, ठीक है, आपको पता होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। पता नहीं पता है? अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसके पास कितना बनेगा? 2,5, ऐसे ही तो आएगा 2,5, ठीक। अब ये आपको पता है नाइट्रोजन अकेला तो रहता नहीं, कैसे लिखा जाता है? N2, कैसे लिखा जाता है? N2। तो यहां पे क्या किया है इसने? अपने 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 परमाणुओं के बीच में क्या की है? इसने साझेदारी की है। साझेदारी से बनने वाले बंध को क्या बोलते हैं? सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सहसंयोजी बंध। आइए देखते हैं। देखिए नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है, ठीक। तो 1 2 3 और 4 5, ठीक, 3 हो गए, सॉरी 5 हो गए, ठीक। अब दूसरा भी है ना, तो नाइट्रोजन, तो 1 2 3 4 5, ठीक, ऐसे बना दिया हमने, ठीक। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा? साझेदारी। क्या कर लेगा? 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेगा। साझेदारी का मतलब, साझेदारी का अर्थ ये होता है कि जब तुमको जरूरत पड़े तो तुम हमारे इलेक्ट्रॉन यूज कर लेना, जब उसको जरूरत पड़ेगी तो हमारे इलेक्ट्रॉन यूज कर लेगा। जैसे कोई आप शेयरिंग रूम में रहते हैं, ठीक है, तो आप साझेदारी करते नहीं करते? इस महीने का किराया हमने दे दिया तो अगले महीने का किराया आप दे देना, तो ऐसा होता ना। तो यहीं पर भी ऐसा ही हो रहा है, ठीक, यानी कि शेयरिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनों का। क्या हो रही? साझेदारी। जो साझेदारी होती है, साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नए प्रश्नों के साथ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन जो हमारे पास होगा क्या होगा? ऑप्शन नहीं लिखा है, देख लीजिए, त्रियाबंध। कौन सा आंसर सही होगा? त्रिबंध, ठीक है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई तो त्रियाबंध होगा, ठीक। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है एल्केन का सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है। तो देखिए CnH2n+2, तो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, ये हमारे पास एल्केन का हो गया। और दूसरा ये ऑप्शन दिया गया है CnH2n, ये हमारे पास किसका हो जाएगा, एल्कीन का। किसका हो जाएगा, एल्कीन का, एल्कीन का, ठीक। और तीसरा ऑप्शन दिया गया CnH2n-2, ये किसका हो जाएगा, एल्काइन का, एल्काइन का, ठीक। तो ये एल्केन का होगा, एल्कीन का होगा, एल्काइन का होगा, ये सूत्र ही नहीं होता, ठीक। बात समझ में? तो एल्केन का सामान्य सूत्र हमारे पास क्या होता है, CnH2n+2, ठीक। फिर कह रहा मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। क्या कह रहा है, मेथेनाइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। तो सामान्य नाम हमारे पास पहला ऑप्शन दिया गया फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूटेरिक अम्ल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो मेथेनॉइक अम्ल का जो सामान्य नाम होता है क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है, ठीक। फिर कह रहा है सोडियम के टुकड़े को एथेनॉल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम के टुकड़े को, सोडियम के टुकड़े को, देखिए ये हमारे पास क्या है, सोडियम का टुकड़ा, और इसमें हम क्या डाल दें, यानी कि सोडियम के टुकड़े को किसमें डाल दें, एथेनॉल में, C2H5OH इसमें डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, C2H5ONA, क्या बनेगा, C2H5ONA, ठीक। क्या बन गया हमारे पास, C2H5ONA, और साथ में क्या हमारे पास रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। तो दो पार्ट में सोडियम है, तो दो पार्ट में इधर से गुणा कराइए, ठीक है। तो ये दो पार्ट में हो गया, और ऑक्सीजन 2 हो गया, यहाँ पे हम 2 से गुणा करा देंगे, तो ये क्लियर हो गया, और 2 हाइड्रोजन हो गया, समीकरण हमारे पास बैलेंस हो गए, ठीक है। तो ये जो हमारे पास उत्पाद बना है ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है। तो कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, ठीक। क्लियर नहीं क्लियर है। फिर कह रहा है कार्बन परमाणुओं की परस्पर जुड़कर बड़ी श्रृंखला बनने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं, ठीक है। कार्बन और कार्बन आपस में मिलेगा तो एक बड़ी श्रृंखला बनती है, एक लंबी चेन बनती है, तो उस जो चेन बन रही है उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, श्रृंखलन। क्या बोल देंगे, श्रृंखलन। तो आई होप आप सबको बहुत ही वीडियो अच्छी लगी होगी और काफी समझ में भी आई होगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। और हम आशा करते हैं आप सब यूपी बोर्ड में अच्छे अंकों से पास होंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।